आज 108 साल बाद मां अन्नपूर्णा की मूर्ति फिर से स्थापित होगी। काशी विश्वनाथ मंदिर में कार्यक्रम शुरू हो गया है। सुबह से पूजा अर्चना की जा रही है। करीब 8:30 बजे दुर्गा कुंड से मां अन्नपूर्णा की मूर्ति काशी विश्वनाथ परिसर में लाई जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा। 108 साल बाद स्थापित होगी अन्नपूर्णा की मूर्ति। और मेरी सहयोगी शिल्पी मेरे साथ जुड़ गई हैं, शिल्पी सेन। शिल्पी का रुख कर लेते हैं। शिल्पी, तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचाइए और साथ ही आज के कार्यक्रम की भी जानकारी दीजिए। करीब 8:30 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पहुंचना है वहां। बिल्कुल मल्लिका, देखिए सुबह है, बनारस के बारे में कहा जाता है और बनारस की जो सुबह है उसमें आस्था का रंग घुला होता है हमेशा बाबा विश्वनाथ के लिए, मां गंगा के लिए और मां अन्नपूर्णा के लिए। कहा जाता है कि काशी महादेव की नगरी तो है ही, मां अन्नपूर्णा की नगरी भी है। जैसा आपने बताया 108 साल पहले ये प्रतिमा काशी से गायब होकर के उसके बाद वो कनाडा पहुंची थी और अब वो वापस आ रही है। तो ये उत्साह यहाँ के लोगों में भी दिखाई पड़ा। ये जो आप लंबी लाइन इस समय देख रहे हैं, ये बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए और जलार्चन करने के लिए लोग आए हैं जो रोज आते हैं और इतनी ही लंबी लाइन यहाँ पर लगती है क्योंकि हम काशी विश्वनाथ धाम के बिल्कुल द्वार पर हैं और यहाँ से अंदर जाने के बाद जैसे बाबा के दर्शन होते हैं, अब के बाद से यानी आज के बाद से प्राण प्रतिष्ठा के बाद से मां अन्नपूर्णा के दर्शन भी होंगे। आज के कार्यक्रम की अगर हम बात करें तो 21 अर्चक मेन पूजा जो स्थापना की पूजा है प्राण प्रतिष्ठा की वो करेंगे। हालांकि काशी के जो दूसरे धर्माचार्य हैं उनको भी बुलाया गया है, वो भी शामिल होंगे। जैसा आपने बताया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की मौजूदगी तो रहेगी ही। और खास बात यह है कि देखिए कल हम लोगों ने मंदिर परिसर में इस बात को देखा था कि जो चौकी बनाई जा रही है अलग से वो बाबा विश्वनाथ मंदिर के ईशान कोण में बनाई जा रही है और वहां पर अन्नपूर्णा स्थापित होंगी। इसके अलावा जो पूजा है उसमें सबसे पहले गणेश पूजन किसी भी आयोजन से पहले, किसी भी बड़ी पूजा से पहले होता है, वो होगा। उसके बाद वरुण पूजन, नवग्रह पूजन, पंचांग पूजन होगा। एक परंपरा है कि जब कोई बड़ी पूजा होती है या बड़ा कार्यक्रम होता है तो उस जहां पर ये होता है वहां पंच धातु की स्थापना की जाती है। तो हमको जो काशी विश्वनाथ धाम के मुख्य अर्चक हैं श्रीकांत जी, उन्होंने ये बताया था कि उसकी भी स्थापना की जा रही है, यानी रात में उसकी स्थापना की गई है और उसके बाद मां अन्नपूर्णा उस पर विराजेंगी। तो लोगों में, काशी के लोगों में इस बात को लेकर के उत्साह है और हम देखेंगे कि जो मुख्य आयोजन है उसमें काशी के धर्माचार्य शामिल होंगे क्योंकि अन्नपूर्णा के बारे में कहा जाता है अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे, यानी शंकर की प्राण वल्लभा है मां अन्नपूर्णा। और काशी के बारे में देखिए ये भी मल्लिका कहा गया है कि काशी में या तो शिव है या शक्ति है या सेवक, यानी कि संकट मोचन है। तो आज शक्ति अपने धाम लौट रही है, महादेव की नगरी अपनी नगरी लौट रही है। तो इसी को लेकर के ये कार्यक्रम पूरा चलेगा। उसके बाद ये जो श्रद्धालु हैं वो दर्शन कर पाएंगे। हालांकि कल हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से बात हुई थी, उसमें उन्होंने कहा था कि जब ये पूजा अर्चना होगी तब भी किसी को रोका नहीं जाएगा। लेकिन जिस तरह से कड़ी चेकिंग हो रही है गेट पर क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ न हो, कोविड का प्रोटोकॉल भी पालन करना है। आज वाकई शुभ दिन है और सारी जरूरी जानकारी आप दर्शकों तक आगे भी पहुंचाती रहिएगा, बनी रहिए हमारे साथ। आज संवाददाता चित्रा त्रिपाठी विश्वनाथ धाम के उस ईशान कोण तक पहुंची जहां अन्नपूर्णा की मूर्ति फिर से स्थापित होंगी। 100 साल पहले जो मां अन्नपूर्णा की मूर्ति चोरी हो गई थी वो हिंदुस्तान आ गई है, काशी पहुंच चुकी है। और आपको बता दें यही वो जगह है जहां पर मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की यहां पर मौजूदगी होगी। आपको बताते चले कि कहा जाता है, ऐसी मान्यता है कि बाबा विश्वनाथ ने पेट भरने के लिए लोगों का मां अन्नपूर्णा से ही अन्न की मांग की थी और मां ने उसे पूरा किया था। इसी वजह से बिना अन्नपूर्णा के भी ये जगह अधूरी है। यहाँ पर मां अन्नपूर्णा की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। 100 साल पहले जो मूर्ति चोरी हुई थी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि तैयारियां यहाँ पर अंतिम चरण में है। मैं चाहूंगी हमारे कैमरा पर्सन हिमांशु दूसरी तरफ आपको दिखाएं। आप देखिए किस तरह से भारी भीड़ यहाँ पर लगी हुई है और वही गर्भगृह है। आपको बताते चले तकरीबन हर रोज 20 से 25 हजार लोग यहाँ पर आते हैं काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए।
जबकि सोमवार को ये तादाद लाखों में पहुंच जाती है और जब शिवरात्रि होती है तो 4 से 5 लाख लोग यहाँ पर आते हैं दर्शन और पूजन करने के लिए। अपने आप में बेहद भव्यता दी गई है इस पूरे के पूरे परिसर को। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पहले और आज की तारीख में मंदिर परिसर के भीतर एक बहुत बड़ा बदलाव हो चुका है और यकीनन इसी का इंतजार समूचे काशी के लोग कर रहे थे और इसी वजह से इस भव्यता के साथ मां अन्नपूर्णा की मूर्ति की यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा और उसके बाद भोलेनाथ के दर्शन के साथ ही भक्त यहाँ से विदा हो पाएंगे, जिसकी तैयारी पूरी हो चुकी है। दिल्ली एनसीआर की हवा खराब है, इतनी ज्यादा कि लोगों का दम घुट रहा है, आंखें जल रही हैं। बाहर निकलना मतलब बीमारी से लोहा लेना है। इस बढ़ते प्रदूषण के तहत दिल्ली में स्कूल बंद कर दिए गए हैं, मगर इसी प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट नाराज है। सुप्रीम कोर्ट में आज इसी मसले पर सुनवाई होनी है। बढ़े प्रदूषण की मार ऐसी कि दिल्ली की हवा में सांस लेना ही दुश्वार हो गया है। दिवाली के बाद से ही दिल्ली की हवा में ऐसा जहर घुला कि सांसों पर संकट छा गया है। प्रदूषण से लोग परेशान हैं और इस आफत से जल्द निजात पाने के लिए कड़े कदम की उम्मीद कर रहे हैं। तो ऐसे में सबके मन में ये सवाल है कि क्या प्रदूषण के संकट से निपटने के लिए लॉकडाउन जैसा कड़ा कदम उठाया जा सकता है? जिस तरह से कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को जो फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जाए, इसके लिए कल उन लोगों के साथ मीटिंग है जिससे कि हम उसको और आगे बढ़ा सकें। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद एक्शन में आई केजरीवाल सरकार ने बड़े कदम उठाते हुए आज से 1 हफ्ते के लिए दिल्ली में स्कूल बंद रखने का ऐलान किया है। साथ ही दिल्ली के सरकारी कर्मचारियों को भी वर्क फ्रॉम होम करने का निर्देश दिया है। वहीं 17 नवंबर तक दिल्ली में सभी निर्माण कार्य पर भी रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही केजरीवाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के लॉकडाउन के प्रस्ताव को रखने की बात कही है। हवा जहरीली हुई तो दिल्ली सरकार ने मीटिंग बुलाई, कंस्ट्रक्शन रोकने, स्कूलों को बंद करने और साथ ही साथ सरकारी दफ्तरों के वर्क फ्रॉम होम का आदेश दिया। दूसरी तरफ एयर क्वालिटी का मैनेजमेंट करने वाले आयोग ने एनसीआर के शहरों को ग्रैब के तहत 43 ऐसे दिशा निर्देश और 7 एडवाइजरीज दी और साफ तौर पर कहा कि इनका सख्ती से पालन किया जाए ताकि हवा और जहरीली न हो जाए। हालांकि दिल्ली सरकार के इन कदमों को लेकर बीजेपी नेता सवाल उठा रहे हैं। ये तो आप बड़ा बोलते हैं कि ऑर्डर इवन हमारे को करना पड़ेगा, लेकिन आप लोगों को समझ सकते हैं लोगों को कितनी तकलीफ होगी उससे। साथ ही में कहीं किसी तरीके के कोई आपने चीज काम दिल्ली के लिए करी नहीं है। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जो भी ऑर्डर होते हैं उसके बाद आपको याद आ जाता है कि जी लॉकडाउन कर देते हैं, बच्चों का स्कूल बंद करवा देते हैं, एम्प्लॉयज को घर पे बिठा देते हैं। अगर इससे पोल्यूशन कम होगा फिर तो आपको पूरा साल ही बंद करके रखने पड़ेंगे स्कूल। माना जा रहा है कि आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई को लेकर कुछ बड़े कदमों का ऐलान हो सकता है, क्योंकि पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के प्रदूषण को लेकर बेहद सख्त रुख अपनाया था। साथ ही केंद्र और दिल्ली सरकार से इस बात का जवाब मांगा था कि प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार ने क्या क्या कदम उठाए। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि केंद्र और राज्य सरकारें बताएं कि इस इमरजेंसी से निपटने के लिए क्या क्या किया गया। साथ ही कहा था कि किसानों को पराली जलाने से रोकने के लिए कुछ प्रोत्साहन जरूर दें। किसानों को पराली डिकम्पोज मशीनें देने पर कितना खर्च आएगा, प्रदूषण के दूसरे स्रोत पर काबू क्यों नहीं हो रहा है, कुछ तरह के वाहनों पर रोक लगाने पर विचार हो। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने 2 दिनों का लॉकडाउन लगाने जैसा सुझाव भी दिया था। दिल्ली और हरियाणा के कुछ डिस्ट्रिक्ट में स्कूल बंद किए गए हैं 1 हफ्ते के लिए, सरकारी ऑफिस भी बंद किए गए हैं ताकि लोग सड़कों पर ना जाएं। ऑफिसर सभी अपने अपने घरों से काम करेंगे। साथ ही साथ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज पूरी तरह बंद कर दी गई है। दिल्ली में जो प्रदूषण का हाल है, कम से कम 18 तारीख तक प्रदूषण कम होने की उम्मीद नहीं है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कुछ इमरजेंसी में ठोस कदम उठाए जाए। दिल्ली एनसीआर की जनता परेशान है। उसे उम्मीद है कि इस बार प्रदूषण को लेकर कुछ गंभीर उपाय होंगे ताकि लोगों को इस आफत से राहत मिल सके। आज तक ब्यूरो।
बाबा भोलेनाथ की नगरी काशी में आज 108 साल बाद मां अन्नपूर्णा की मूर्ति फिर से स्थापित होने जा रही है। काशी विश्वनाथ मंदिर में सुबह से कार्यक्रम शुरू हो गया है। सुबह से पूजा अर्चना की जा रही है। मंदिर परिसर के अंदर और बाहर भक्तों की भारी भीड़ है। करीब 1 घंटे बाद यानी सुबह 8:30 बजे दुर्गा कुंड से मां अन्नपूर्णा की मूर्ति काशी विश्वनाथ परिसर में लाई जाएगी। तो मंदिर के बाहर श्रद्धालु लंबी कतार में दर्शन का इंतजार कर रहे हैं। आज काशी के लिए मंगलमय दिन। आज शक्ति की शिव की नगरी में वापसी हो रही है। सुबह 8:30 बजे दुर्गा कुंड से मूर्ति लाई जाएगी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से उसकी स्थापना करेंगे। वाराणसी में मां अन्नपूर्णा की प्राण प्रतिष्ठा आज। तो आज की अहम खबर सुबह 8:30 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मंदिर परिसर में पहुंचने का कार्यक्रम है। मां अन्नपूर्णा की पुनर्स्थापना के लिए गुलाबी पत्थरों से मंदिर को बनाया गया है और बाबा के गर्भगृह के बगल में अन्नपूर्णा का भव्य मंदिर बन रहा है। सुबह 8:30 बजे दुर्गा कुंड से मूर्ति लाई जाएगी जिसकी फिर से स्थापना होगी। तो 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो एक बड़ा ही शुभ दिन है आज वाराणसी के लिए और यहां पर लगातार इस दिन के लिए तैयारियां भी चल रही थी जिनका खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जायजा लेने के लिए पहुंचे थे। 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मां अन्नपूर्णा की शोभा यात्रा भी निकाली गई और आज पुनर्स्थापना होगी मां अन्नपूर्णा की। तो ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज की ये अहम खबर मां अन्नपूर्णा की फिर से स्थापना की जा रही है। सीएम योगी पुनर्स्थापना करेंगे और तैयारियों का जायजा लेने जब वो पहुंचे थे, ये उस वक्त की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। खास बात यह है कि ये मूर्ति 108 साल बाद वापस पहुंची है। काशी में भक्तों का जमावड़ा है। हर कोई मां अन्नपूर्णा के दर्शन के लिए बेताब है। तो 108 साल पहले भारत से चोरी हुई माता अन्नपूर्णा की मूर्ति उत्तर प्रदेश के 18 जिलों से होती हुई काशी पहुंची है। राम की नगरी अयोध्या से ये यात्रा हुई और काशी के लिए ये यात्रा रवाना हुई और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जगह जगह पर भव्य स्वागत हुआ और अन्नपूर्णा देवी की पुनर्स्थापना का आज शुभ दिन है और आज सुबह 8:30 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। काशी विश्वनाथ मंदिर के बाहर श्रद्धालुओं की लंबी कतार लगी है मां के दर्शन करने के लिए, क्योंकि एक लंबा इंतजार किया है। मां अन्नपूर्णा आखिरकार अपने धाम लौट आई हैं। देवउठन एकादशी पर पवित्र स्नान करने की परंपरा है, उसी से जुड़ी भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आज उठावनी एकादशी है और इस मौके
पर वाराणसी में गंगा में पवित्र स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है। सुबह से ही भक्त पूजा अर्चना कर रहे हैं और पवित्र डुबकी लगा रहे हैं। तो एक तरफ 108 साल के बाद मां अन्नपूर्णा की अपने धाम में वापसी हुई है। प्राण प्रतिष्ठा का आज दिन है और उसके साथ ही श्रद्धालु मां गंगा में पवित्र स्नान भी कर रहे हैं। और चलिए अब बात यूपी की सियासत की कर लेते हैं। जिन्ना के जिक्र के बाद नेहरू की एंट्री हुई है। नेहरू की एंट्री के साथ कश्मीर का जिक्र हुआ है, आजादी का जिक्र हुआ है और तालिबान का जिक्र हुआ है। यूं समझिए कि उत्तर प्रदेश की चुनावी लड़ाई फिलहाल महंगाई, बेरोजगारी, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा पर नहीं बल्कि जिन्ना और नेहरू पर लड़ी जा रही है। लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। जी हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ भारत के साथ जब नेहरू की एक गलती का दुष्परिणाम देश 7 से ज्यादा दशक तक झेलता रहा। अखिलेश जी को जिन्ना बहुत महान दिखने लगे। जिन्ना का वे लोग समर्थन करते हैं, हम सरदार पटेल का समर्थन करते हैं। उत्तर प्रदेश में चुनावी जंग छिड़ी है, जिन्ना के नाम पर, नेहरू के नाम पर और अब कश्मीर के नाम पर। मतलब बाबा जी की अंटी में गए बेरोजगारी, महंगाई, स्वास्थ्य, सड़क, शिक्षा, सहूलियत के मुद्दे लखनऊ की सियासी जमीन पर कश्मीर का मसला मचल रहा है। प्रधानमंत्री इस वीडियो को यूपी बीजेपी के ट्विटर हैंडल से आज डाला गया। आज यानी पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर वीडियो के साथ लिखा गया, हिंसा का वो दौर चला कि कांग्रेस की गलती की सजा देश ने भुगती 70 साल, बीजेपी सरकार ने हटाई 370, कश्मीर हुआ खुशहाल। नेहरू की भूल की कीमत आज तक चुका रहा है हिंदुस्तान। इस वीडियो का मजमून ये है कि नेहरू की गलतियों की वजह से कश्मीर भारत से अलग थलग था, लेकिन नेहरू की गलतियों को बीजेपी ने सुधार दिया है। नेहरू की अनेक गलतियों का खामियाजा देश भुगत रहा है। इफ वट नहीं लगता है, जो कहा सो करके दिखाया। हमने कहा कश्मीर से धारा 370 हटाएंगे, हटा दिया गया, एक झटके से हटा दिया गया। भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में कहा था कि संवैधानिक दायरे में रह करके अयोध्या की समस्या का समाधान करेंगे। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य आगे बढ़ गया। संविधान के ऊपर रखा जम्मू कश्मीर को न सिर्फ विशेष दर्जा दिया गया, साथ ही आर्टिकल 370 में प्रावधान दिया गया। तो कहने का अर्थ यह है कि नेहरू के बहाने कश्मीर और कश्मीर के बहाने यूपी में अपनी राजनीति को साधने का समीकरण रचा जा रहा है। लेकिन बात अकेले कश्मीर की नहीं है, न सिर्फ नेहरू की है, बात तो जिन्ना की भी है। जिन्ना को जिंदा किया था अखिलेश ने, अब बीजेपी भी जिन्ना पर ही जंग छेड़े है। विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है, वह सरदार पटेल का अपमान करना चाहती है। राष्ट्र नायक सरदार पटेल एक ओर हैं और दूसरी तरफ इस राष्ट्र को तोड़ने वाले जिन्ना दूसरी तरफ हैं। वो जिन्ना का वे लोग समर्थन करते हैं, हम सरदार पटेल का समर्थन करते हैं। एक दिन पहले ही गृह मंत्री अमित शाह ने भी आजमगढ़ में जैम का जिक्र किया था। ये जैम जिन्ना, आजम खान और मुख्तार अंसारी थे। अमित शाह को जवाब आज अखिलेश ने दिया, उनका अपना जैम था। 4.5 साल के बाद भी किसान बर्बाद हो गया है, नौकरी रोजगार नहीं है, महंगाई बढ़ी है। तो इन सवालों के जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। इन सवालों के जवाब भारतीय जनता पार्टी पे नहीं है, इसीलिए जनता इनका आने वाले चुनाव में सफाया करेगी। इस राजनीति को समझने की जरूरत है, क्योंकि जिन्ना के नाम पर अगर समाजवादी पार्टी मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण की सोच रखती है तो जाहिर सी बात है कि जिन्ना के नाम पर ही बीजेपी को भी फायदा दिखता है, क्योंकि जिन्ना का जिक्र होते ही यूपी में बाकी के मुद्दे गायब हो जाते हैं। जिन्ना के नाम का आना मतलब बंटवारे का जिक्र हो जाना, और बंटवारे के जिक्र हो जाना मतलब नेहरू का नाम आना, और नेहरू का नाम आना तो फिर कश्मीर का भी इस राजनीति में शामिल हो जाना है। चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, बौद्ध हो, ईसाई हो, सिर्फ एक बात उसके लक्ष्य है कि मुझे महंगाई से मारा जा रहा है, मेरी जो रोजी रोटी छीनी जा रही है, मैं कमा नहीं पा रहा हूँ, मैं खा नहीं पा रहा हूँ। तो
यूँ समझिए कि यूपी चुनाव के पहले यूपी के सियासतदां हर उस तीर को आजमा रहे हैं जो उन्हें फायदा दिला सके, वो चाहे नेहरू हो, जिन्ना हो या कश्मीर हो। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। दशकों से रहने वालों को अब स्थानीय निवासी का दर्जा। इस चुनावी लड़ाई में एक समीकरण को और साधने की कोशिश हो रही है और ये है जाति का समीकरण। सभी दलों की ओर से जातियों को रिझाने की कोशिश हो रही है। आपको दिखाते हैं कि कैसे जाति का गणित सियासी दलों को सत्ता के सिंहासन तक पहुंचा सकता है। योगी सरकार का योगी सरकार। हैदराबाद रियासत का विलय भारत गणराज्य में हो गया है। आप अब सत्ता छोड़ दीजिए और अगर सीधी बातों से नहीं करोगे तो हमें सैन्य कार्रवाई करनी पड़ेगी। काम पर सवाल होगा, जिन्ना पर बवाल होगा, घमासान हर हाल होगा। ये सब तो होगा ही, क्योंकि चुनाव ही यूपी का है। पर एक काम जो बार बार होगा वो है जाति का हिसाब होगा, क्योंकि विकास के तमाम दावों और वादों के बीच जीत का जमीनी समीकरण जाति भी है। यही वजह है कि योगी मौर्यकालीन इतिहास याद दिला रहे हैं। भारत का स्वर्ण युग कौन सा था? चंद्रगुप्त मौर्य का था। खुद 5 साल यूपी का नेतृत्व करने वाले अखिलेश अपने आप को पिछड़ा बता रहे हैं। जो काम 5 साल पहले समाजवादियों ने कर दिया, सड़क पर हवाई जहाज उतार दिए, लड़ाकू विमान उतार दिए, सोचो 5 साल पीछे चलना है। हमें कहने को तो वो पिछड़ा कहें, बैकवर्ड कहें, कुछ भी कहें, लेकिन हमारी सोच फॉरवर्ड है। हम बैकवर्ड होकर के भी हम प्रोग्रेसिव हैं, फॉरवर्ड लुकिंग हैं। वहीं वो अगड़े होने के बाद भी बैकवर्ड हैं, पिछड़े हैं, सोच से पिछड़े हैं, काम में पिछड़े हैं। इसलिए परिवर्तन होना तय है। पिछड़ी जातियों को लुभाने के लिए ये सारे बयान उन समीकरणों को ध्यान में रखकर दिए जा रहे हैं जिनका गणित यूपी में किसी भी पार्टी की जीत हार तय कर सकता है। कहीं भतीजा है। आंकड़ों के मुताबिक यूपी में ओबीसी के तहत 234 जातियां आती हैं, जो यूपी की आबादी के करीब 40 से 43% है। यूपी में करीब 9% यादव वोटर हैं, जबकि 30% से ज्यादा गैर यादव ओबीसी हैं। यही वजह है कि छोटे हों या फिर बड़े दल, सभी दलों की निगाहें इस वोट बैंक पर ही रहती हैं और जिसे इस वोट बैंक का समर्थन मिलता है, यूपी में उसकी जीत की राह आसान हो जाती है। जाति के ऐसे ही समीकरण को साधने के लिए बीजेपी, समाजवादी पार्टी जैसी पार्टियों के बड़े नेता खुद मोर्चा संभाले हुए हैं। शनिवार को जब अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ के गढ़ गोरखपुर पहुंचे तो योगी सरकार पर हमला बोलते बोलते उन्होंने निषाद समाज का मुद्दा उठा दिया। ये चुनाव है और आजमगढ़ की जनता जानती है विकास किसने किया है। गोरखपुर की जनता इंतजार कर रही थी विकास का, लेकिन गोरखपुर में नाव से चलना पड़ रहा है। जिन नाव वालों ने बीजेपी को आगे बढ़ाया, उन नाव वालों का धोखा दिया बीजेपी ने। हमारे निषाद समाज के साथ छल किया, कपट किया, उनको धोखा दिया। और आज जिस गोरखपुर का विकास होना चाहिए था, केवल गोरखपुर नहीं, उत्तर प्रदेश का विकास ठप किया इस सरकार ने। इसलिए विकास के लिए मैं अपील करने आया हूं कि एक बार फिर समाजवादियों का सहयोग और समर्थन करें। वहीं आजमगढ़ के मंच से अमित शाह उस राजभर समाज को साधते दिखे जिसके सबसे बड़े नेता ओम प्रकाश राजभर अब अखिलेश के पाले में चले गए हैं। मित्रों, मैं आज यहाँ आया हूँ। यहाँ पर एक नई यूनिवर्सिटी की स्थापना हो रही है। मैं योगी आदित्यनाथ जी को एक सुझाव देना चाहता हूं कि ही उत्तर प्रदेश की भूमि पर परदेशी आक्रांताओं को खदेड़ने का काम महाराज सुहेलदेव जी ने किया था। अगर ये यूनिवर्सिटी का नाम हम उनके नाम पर रखते हैं तो ये लोगों के लिए बहुत बड़ा संदेश। यानी हर दल, हर नेता की कोशिश है कि जाति के समीकरण को साधकर जीत की संभावनाओं को मजबूत बनाया जाए और यूपी में अपनी पार्टी का परचम लहराया जाए।
लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।